इससे पहले आपका दीर्घ संधि हो गई है, गुण संधि हो गई है। इसके बाद जो स्वर संधि में जो तीसरी संधि है वो है आपकी कौन सी? वृद्धि संधि। ठीक, अब समझना कि वृद्धि संधि क्या होती है, वृद्धि संधि को कैसे आपने पहचानना है, वृद्धि संधि के नियम आपके कौन कौन से हैं, वृद्धि संधि के विग्रह आपने कैसे करने हैं, इसी के बारे में आज आपने पढ़ना है। तो नई संधि आपका स्वर संधि का जो तीसरा प्रकार है वो है आपका कौन सा? वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। अब देखो, सबसे पहले वृद्धि संधि के नियम की बात करते हैं कि वृद्धि संधि का नियम क्या है। उसके बाद हम वृद्धि संधि की पहचान की बात करते हैं कि वृद्धि संधि की पहचान कौन सी होती है, और फिर लास्ट में हम वृद्धि संधि में उसका विग्रह करेंगे, उन शब्दों का, वृद्धि संधि के जो शब्द होंगे उनका विग्रह किस तरीके से किया जाना है। इस वृद्धि संधि में आपको कुछ बहुत शब्द ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आपने उपसर्ग देखने होंगे, प्रत्यय देखने होंगे, और जहां पे आपने मूल शब्दों को अलग करना होगा। तो सबसे पहले इसके नियम की बात करते हैं। तो वृद्धि संधि में देखो इसके जो नियम होते हैं, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पुरानी क्लासों में ले जाता हूं, क्योंकि पुरानी क्लासों में अभी तक आपने अ और आ का योग, आप जैसे अ का योग अ से करवा चुके हैं, अ का योग आ से करवा चुके हैं, अ का योग छोटी से करवा चुके हैं, अ का योग बड़ी से करवा चुके हैं, अ का योग आप छोटा ऊ से करवा चुके हैं, बड़ा ऊ से करवा चुके हैं, अ का योग आप री से करवा चुके हैं। अब आपके पास अ का योग ए से बचता है, आई से बचता है, ओ से बचता है और औ से बचता है। तो वृद्धि संधि में आपने इन्हीं का आपने योग पढ़ना है, क्योंकि जहां जहां आपने अ का योग करवाया था वहीं वहीं आपने आ का भी योग करवाया था। जैसे पहले आपने अ और आ का योग अ और आ से करवाया, फिर अ और आ का योग आपने छोटी और बड़ी से करवाया, अ और आ का योग आपने छोटा ऊ और बड़ा ऊ से करवाया, अ और आ का योग आपने री से करवाया। अब इसके बाद अ और आ का योग आप ए से करवाएंगे, अ और आ का योग आप ऐ से करवाएंगे, अ और आ का योग आप ओ से करवाएंगे, और अ और आ का योग आप औ से करवाएंगे। यही आपका क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। ठीक, तो वृद्धि संधि में क्या होगा, मैंने आपको बोल रखा कि जो संधि होती है वो दो पदों के मध्य होती है, और दो पदों के मध्य संधि नहीं बल्कि संधि जो होती है वो पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण के मध्य होती है। जनरली देखा जाता है कि जो संधि है वो दो पदों के मध्य है, लेकिन उन दो पदों में से भी पूरा का पूरा पद आपका संधि नहीं करता है। संधि जो करता है वो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। तो वृद्धि संधि में क्या होगा, जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ होगा, वो योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण ए या ऐ से। तो इनके योग से हमेशा आपको क्या मिलेगा? ऐ मिलेगा। इनके योग से आपको क्या मिलेगा? ऐ मिलेगा। मतलब अगर पहले पद का अंतिम वर्ण अ योग करेगा ए से तो तब भी आपको ऐ मिलेगा, पहले पद का अंतिम वर्ण अ योग करेगा ऐ से तब भी आपको ऐ मिलेगा, या फिर पहले पद का अंतिम वर्ण आ योग करेगा ए से तब भी आपको ऐ मिलेगा, पहले पद का अंतिम वर्ण आ योग करेगा ऐ से तब भी आपको ऐ मिलेगा। समझ पा रहे हैं कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो, वो योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण ए या ऐ से, तो विकार रूप जो होगा, बदलाव जो होगा या संधि होके जो मिलेगा वो हमेशा आपको क्या मिलेगा? ऐ मिलेगा। वैसे ही जब आप पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अ या आ हो, उसका योग करवाएंगे दूसरे पद के पहले वर्ण ओ या औ से, तो संधि होने के बाद, योग होने के बाद विकार रूप में आपको क्या मिलेगा? औ मिलेगा। तो यही आपका क्या है? वृद्धि संधि है। मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जो विकार रूप आपको मिलता है, बदलाव होके जो मिलता है, संधि होने के बाद जो मिलता है, वही उस संधि की आपकी क्या होती है? पहचान होती है। और यहां पे विकार रूप में आपका ऐ मिल रहा है, तो वृद्धि संधि की पहचान ही क्या होगी? ऐ होगी। विकार रूप में आपको औ मिल रहा है, तो वृद्धि संधि की पहचान ही आपका क्या होगा? औ होगा। समझ पा रहे हैं? मतलब वृद्धि संधि का जो भी शब्द होगा, उन शब्दों में किसी भी वर्ण के ऊपर या तो ऐ की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी, और वहीं से आपने उस शब्द को क्या करना है? तोड़ना है,
और उसी के बाद आप उसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक, तो पहचान क्या होगी, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक, तो अब देखो इसके शब्दों के बारे में पढ़ते हैं कि वृद्धि संधि में कौन कौन से शब्द हैं, या फिर वृद्धि संधि के कुछ बहुत उदाहरण की हम बात करते हैं, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे और कैसे हम इन शब्दों का विग्रह करेंगे। अब ध्यान से सुनना। एक शब्द है, देखो बहुत अच्छा शब्द है, पूर्वोपनिवेशिक। पूर्वोपनिवेशिक, यह आपका एक शब्द है, पूर्वोपनिवेशिक। अब इस शब्द का आपने विग्रह करना है, और कैसे इस शब्द का विग्रह करेंगे, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस शब्द में आपको पहचान कहां दिख रही है। इस शब्द में आपको जो पहचान दिख रही है वो कौन सी है? वो के ऊपर जो मात्रा है आपकी कौन सी? औ की मात्रा। तो वहीं से इस शब्द को आप तोड़ेंगे। और दूसरी चीज, एक चीज मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं कि यहां पे आप देख रहे होंगे कि रेफ वर्ण भी आपको दिख रहा है। तो मैंने आपको बता रखा कि रेफ वर्ण जो है वो हमेशा पीछे वाले वर्ण से आगे वाले वर्ण के ऊपर बैठता है। जब आगे वाला वर्ण पीछे वाले वर्ण को स्वर नहीं देता है तो जो पीछे वाला वर्ण है वो उसके ऊपर बैठ जाता है, रेफ वर्ण जो होता है। तो इसका मतलब ये जो रेफ वर्ण होगा ये पहले होगा। रेफ वर्ण पहले होगा किससे? व से पहले होगा। जब व से पहले होगा तो व में स्वर किसका मिला है? औ का। तो औ तो क्या होगा? व के बाद होगा। तो इसका मतलब इस व से पहले आधा र होगा, और आधा र का मतलब पूर्व आधा र फिर व, तो मतलब आधा र जो होगा वो किसके ऊपर होगा? व के ऊपर होगा। तो ये क्या बनेगा? पूर्व। क्या बनेगा? पूर्व बनेगा। इसका जब तुम विग्रह करोगे तो पूर्व योग। अब देखो ध्यान से सुनना, आपने इस शब्द को पहचाना कि ये जो शब्द है ये वृद्धि संधि का है, और वृद्धि संधि की तुमने पहचान देखी कि वृद्धि संधि की पहचान औ की मात्रा होती है। और वृद्धि संधि में औ की मात्रा बनती कैसे है? जब पहले पद का अंतिम वर्ण ओ या आ योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण ओ या औ से, तो इनके योग से आपको क्या मिलेगा? औ की मात्रा मिलेगी। तो औ की मात्रा ही आपको चाहिए, और पहले पद का अंतिम वर्ण आपके पास ओ है। कैसे ओ है? जरा इसका विग्रह करके देखो। अगर इसको तुम विग्रह करोगे तो आपका प है, और प में स्वर कौन सा है? बड़ा ओ का स्वर है। योग, फिर आपका क्या है? आधा रो है, आधा रो, और फिर आपका क्या है? व, और व में स्वर कौन सा है? अ। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया? अ हो गया। अब ये योग किसके साथ करेगा? दूसरे पद के पहले वर्ण ओ या औ से। जब ये दूसरे पद के पहले वर्ण ओ या औ से योग करेगा तो इनके योग से आपको क्या मिलेगा? औ मिलेगा। तो आपको औ चाहिए, तो औ चाहिए, तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ओ है। ये योग किससे करेगा? ओ या औ से। तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा? ओ या औ होगा। तो अब उसी औ से आप शुरू करते हुए शेष बचे हुए शब्द को लिख दीजिए। तो शेष बचा हुआ शब्द क्या होगा? औपनिवेशिक। ये होगा, तो ये हो जाएगा पूर्व योग औपनिवेशिक। पूर्व योग औपनिवेशिक। क्यों? पहले पद का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला? औ। दूसरे पद का पहला वर्ण आपको क्या मिला? यहां से औ। फिर यहां पे क्या है? प। प में स्वर किसका है? अ का। फिर यहां पे क्या है? न। न में स्वर किसका है? ई का। फिर यहां पे क्या मिला? व। व में स्वर किसका है? ए का। और इस तरीके से फिर आपका क्या है? स, और स में स्वर किसका है? ई का। और फिर आपका क्या है? क, और क में स्वर किसका है? अ का। ठीक, तो दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो क्या है? अ, और पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? अ। तो अ और औ का योग होकर आपको क्या मिलता है? औ मिलता है। ठीक, तो अब क्या होगा? इस प में उ का स्वर क्या होगा? पु। फिर र आधा है, व से स्वर मिलेगा नहीं, और व किससे स्वर लेगा? अब औ से। क्यों? क्योंकि अ और औ ने योग करके क्या बना लिया? औ बना लिया। तो व में जब औ का स्वर मिलेगा तो ये हो जाएगा व ना, और साथ में ये र जो आधा था वो इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो पूर्व। और साथ में प किससे स्वर लेगा? अ से, तो प। फिर न किससे स्वर लेगा? ई से, तो नी। फिर व किससे स्वर लेगा? ए से, तो वे। सौ किससे स्वर लेगा? ई से, तो सी। और क किससे स्वर लेगा? अ से, तो क्या होगा? पूर्वोपनिवेशिक। समझ रहे हैं? तो पूर्वोपनिवेशिक का जो विग्रह होगा वो पूर्व योग औपनिवेशिक होगा। अब देखो
क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो पूर्वोपनिवेशिक शब्द है, इस पूर्वोपनिवेशिक शब्द में से मूल शब्द क्या होगा, या फिर पूर्वोपनिवेशिक शब्द में कितने उपसर्ग हैं और कितने प्रत्यय हैं। तो ये तो था इसका देखो संधि विच्छेद या संधि विग्रह। आपने अब क्या करना है, इस पूर्वोपनिवेशिक शब्द में से, ये जो शब्द है पूर्वोपनिवेशिक, इस शब्द में से आपने उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना है, या फिर इस शब्द में से आपने मूल शब्द को छांटना है। मूल शब्द का मतलब होगा कि रूट शब्द, मूल शब्द का मतलब होगा रूट शब्द जो अपने अर्थ के लिए निश्चित होगा, जिसको फिर नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब जिसमें ना फिर संधि का नियम लगेगा, ना कोई समास होगा, ना कोई उपसर्ग होगा, ना कोई प्रत्यय होगा। इसका मतलब है मूल शब्द, मतलब रूट शब्द बनाना है। तो अब देखो, सबसे पहले तो इसमें एक उपसर्ग आपको मिला पूर्व, यह आपका एक उपसर्ग मिला, और शब्द क्या है, औपनिवेशिक। शब्द क्या है, औपनिवेशिक। अब देखो, इस औपनिवेशिक में आपका उपनिवेश, और इसमें जो प्रत्यय है वो क्या है, इक। ठीक है, इस इक प्रत्यय की वजह से, अभी ये हम उपसर्ग और प्रत्यय में बात करेंगे, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, क्यों आपका ये दीर्घादेश हो जाता है। इस इक प्रत्यय की वजह से ये उ है जो औ बन जाता है, और ये सौ जो है ये आधा रह जाता है। मतलब इस इक प्रत्यय की वजह से ये उ जो है ये औ बन जाएगा, और ये प और ये नी और ये वे, ये सौ आधा हो जाएगा, और इसमें स्वर किसका मिलेगा, ई का, तो ये सी और ये क, तो औपनिवेशिक। समझ पा रहे। अगली चीज, अब देखो ये उपनिवेश जो है अभी भी ये मूल शब्द नहीं है, इसमें से अब आपने फिर से क्या करना है, उपसर्ग अलग करना है, तो ये क्या होगा, उपयोग निवेश। उपयोग निवेश। फिर ये निवेश जो है ये अभी भी मूल शब्द नहीं है, इस निवेश में से नी आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा, और वेश आपका क्या होगा, मूल शब्द। तो इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, वेश। और इसमें उपसर्ग कितने हैं, एक तो पूर्व उपसर्ग है, और एक आपका उप उपसर्ग है, और एक आपका क्या है, नि उपसर्ग है, और इसमें प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय है। तो मूल शब्द इसमें क्या हो गया, वेश। समझ रहे हैं। तो पूर्वोपनिवेशिक का जो विग्रह होगा वो पूर्व योग औपनिवेशिक होगा, और इसमें उपसर्ग आपका एक तो पूर्व उपसर्ग होगा, एक उप उपसर्ग होगा, और एक नि उपसर्ग होगा, और प्रत्यय इसमें कौन सा होगा, एक, और मूल शब्द क्या है इसमें, वेश। इसको अब नहीं तोड़ सकते हो, वेश जो है एक रूट शब्द है। अब इसके बाद इसको और नहीं तोड़ सकते हो, ना ही इसमें से उपसर्ग अलग कर सकते हो, ना ही प्रत्यय, और ना ही इसमें कोई संधि का नियम लगेगा, और ना ही इसमें कोई समास का नियम लगेगा। समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखो, इसमें जो अगला शब्द है वो है आपका एक एक। एक शब्द है एक एक, एक शब्द है आपका एक एक। ठीक है, अब इस शब्द का आपने विग्रह करना है, और इस शब्द में से आपने मूल शब्द को फिर प्राप्त करना होगा, विग्रह के बाद मूल शब्द को फिर प्राप्त करना होगा। अब सबसे पहले देखो, आपने इसकी पहचान देखनी होगी, और जो इसकी पहचान है आपको वृद्धि रूप दिख रहा है, वृद्धि का मतलब बड़ा, तो इसमें आपको वृद्धि रूप मिल रहा होगा किसका, ऐ की मात्रा। क के ऊपर क्या है, ऐ की मात्रा। तो मैंने आपको बोला था कि जहां पे आपको मात्रा मिलती है वो मात्रा तो आपका विकार रूप होगा, बदलाव रूप होगा, संधि के बाद मिलेगी वो मात्रा, और उसी मात्रा को आपने बनाना है। तो जब ऐ की मात्रा आप हटा देंगे तो इसमें जो शब्द मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ए, क्योंकि मात्रा किसके ऊपर थी, क के ऊपर। तो देखो, पहले पद का अंतिम वर्ण, क्योंकि जब आपका ऐ बनाना है तो ऐ बनाते समय आपने देखना होगा कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है। तो इसमें देखो, पहले पद का अंतिम वर्ण ए को तो ऐसे ही रखेंगे। अब यहां पे क्या होगा, क, और क में स्वर किसका होगा, औ का। तो एक योग। अब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है आपके पास, अ। ये योग किससे करेगा, दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ। तो अ किसके साथ योग करे कि आपको ऐ की मात्रा मिले, या तो ए के साथ या फिर ऐ के साथ। तो दूसरे पद का पहला वर्ण आपका ए या ऐ में से एक होना चाहिए। तो अगर आप ए से शुरू करते हैं तो फिर बचा हुआ आपका पास क है, तो आपका एक हो जाएगा। ऐ से शुरू करते हैं तो ऐक हो जाएगा, ऐक कोई शब्द तो होता नहीं, तो उसी ए से शुरू करते शेष बचे हुए शब्द को आप लिख देंगे, तो क्या होगा, एक योग एक। और दूसरे एक योग यहां लिखेंगे, एक योग एक। अब दूसरे पद का पहला वर्ण आपका ए हो गया, फिर यहां पे योग होगा,
और ये फिर यहां पे क्या होगा क, और क में स्वर किसका होगा अ का। तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है ए। तो अ जब ए से योग करेगा तो आपके पास क्या मिलता है आई मिलता है। अब इस ए को ऐसे ही रखेंगे, क में किसका स्वर अ का स्वर था और ए ने मिलके क्या बना लिया आई बना लिया। तो क में स्वर किसका मिला आई का, और ये क अ से स्वर लेगा तो ये क्या होगा क। तो क्या होगा एक एक, समझ रहे हैं। तो एक योग एक। अगला एक इसमें एक शब्द है महेश्वर्य, एक शब्द है देखो अगला शब्द महेश्वर्य। म ह में ऊपर आई की मात्रा आधा स व य में ऊपर रेफ वर्ण महेश्वर्य। ठीक, अब देखो इस महेश्वरी शब्द का आपने विग्रह करना है और उसके बाद आपने मूल शब्द को प्राप्त करना है, और साथ ही में साथ आपने उपसर्ग है तो उपसर्ग और प्रत्यय है तो प्रत्यय को आपने अलग करना है। तो सबसे पहले इस महेश्वरी शब्द में आपने इसकी पहचान देखनी होगी। तो पहचान इसमें वृद्धि संधि की है, और वृद्धि संधि की पहचान यह होती है कि आपकी ऐ की मात्रा या फिर औ की मात्रा। तो जो ऐ की मात्रा है और जो औ की मात्रा है वो किसके ऊपर है ह के ऊपर है। तो आपने उस पहचान या फिर उस मात्रा को, उस विकार को, उस बदलाव को या संधि होके जो आपको मिल रहा है उसको अलग करके शेष बचा हुआ शब्द लिखना है, और जिसके ऊपर मात्रा है उतना ही लिखना है आपने। तो क्या होगा मह। अब मह कोई शब्द नहीं होता, आपको पता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण या तो अ होना चाहिए या फिर आ होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा मह योग। फिर मैंने बोला कि जब विकार रूप में आपको पहचान रूप में ऐ मिली है तो ऐ कैसे मिलता है, जब आप अ या आ का योग किससे करवाते हैं ए या ऐ से करवाते हैं, तो तब जाके आपके पास क्या मिलता है ऐ मिलता है। तो यहां पे ऐश्वर्य तो आपका होगा नहीं, क्या होगा ऐश्वर्य होगा। क्या होगा ऐश्वर्य होगा। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना, ये आपका शब्द होता है या ये आपका शब्द है नीचे वाला, मतलब ऐश्वर्य इसका शब्द हो। शुद्ध शब्द जो होगा वो ऐश्वर्य नहीं, शुद्ध शब्द क्या होगा इसका ऐश्वर्य। बोलने में तो लगता है वो अजीब सा, इसलिए मैंने बोला बोलने में तो लगता है अजीब सा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य हम बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द उसका ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य समझ रहे हैं, ऐ की मात्रा होती है, ऐश्वर्य नहीं बोल सकते ऐश्वर्य। ठीक, ऐश्वर्य नहीं बल्कि शुद्ध रूप क्या होता है ऐश्वर्य होता है। अब ध्यान से सुनना, अब देखो पहले पद का अंतिम वर्ण आपके पास अ या आ है, आपको साफ दिख रहा है। क्यों, इस म में जो स्वर है वो किसका है अ का, और इस ह में जो स्वर है वो किसका है आ का। तो पहले पद का अंतिम वर्ण आपके पास क्या है आ। अब आ किसके साथ योग करे कि आई बनाए, या तो ए के साथ या फिर आई के साथ। तो आपके पास ऐश्वर्य नहीं क्या होता है ऐश्वर्य एक शब्द होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ऐश्वर्य, समझ रहे। अब योग किसके साथ करेगा आई के साथ, और साथ में क्या होगा स आधा, फिर व आधा, व में स्वर किसका अ का, फिर आपका र क्या है रेफ बन जाएगा, फिर आपका य, और य में स्वर किसका है अ का। समझ रहे। तो दूसरे पद का पहला वर्ण जो है वो क्या है आई। तो पहले पद का अंतिम वर्ण आ योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण ऐ से, और इनके योग से आपको क्या मिलता है ऐ मिलता है। समझ रहे। अब म में अ का स्वर मिला तो एक हो गया म, ह में ऐ का स्वर मिला तो ये क्या हो गया है, और स आपका क्या है आधा, आगे से स्वर नहीं ले पाएगा, आगे खुद आधा है। वो अ से स्वर लेगा तो वो हो जाएगा, र आधा है य से स्वर ले नहीं पाएगा, य खुद आधा है, य आगे से स्वर अ से स्वर लेगा, और र आधा है तो उसके ऊपर बैठ जाएगा, तो क्या होगा महेश्वर। लेकिन देखो इस महेश्वरी में से आपने मूल शब्द को अलग करना है, ये तो रहा इसका विग्रह। अब आपने मूल शब्द देखना है और आपने उपसर्ग और प्रत्यय छांटना है। तो देखो जो शब्द आपके पास था महेश्वरी, इस शब्द का जब आपने विग्रह किया तो इसमें हो गया महायोग ऐश्वर्य, महायोग ऐश्वर्य। अब क्या होगा, मूल शब्द आपका यहां है, इस ऐश्वर्य को आप क्या लिखते हैं ईश्वर, और इसमें जो प्रत्यय है वो क्या है य। और अभी मैंने तद्युत प्रत्यय की बात करी थी, इसमें भी य प्रत्यय है। इस य प्रत्यय की वजह से बड़ी जो है वो आई में बदल जाती है। और इससे पहले आपने देखा था उपनिवेश में आपका स्व आधा हो गया था, इक प्रत्यय की वजह से स्व आधा हो गया था, और ऊ जो था वो औ में बदल गया था। यहां पर भी इस य की वजह से ये बड़ी जो है ये आई में बदल जाएगी, और ये जो र है ये आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो इसके ऊपर बैठ जाएगा।
तो फिर क्या होगा, ई जो है वो आई में बदल जाएगी, ये सो आधा ही रहेगा, ये रॉ आधा होगा और आधा का मतलब उसके ऊपर बैठ जाएगा, तो क्या होगा, ऐश्वर्य। समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। तो महेश्वर्य में मूल शब्द क्या होगा, ईश्वर होगा, और प्रत्यय क्या होगा, य। ठीक है। उसके बाद देखो इसमें एक शब्द है, वो है आपका महोत्सुक्य। महोत्सुक्य एक शब्द है, महोत्सुक्य, यह आपका एक शब्द है। और इस शब्द का पहले आपने क्या करना है, विग्रह करना है, और उसके बाद इस शब्द में से भी आपने मूल शब्द को अलग करना है। ठीक, अब कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनना। महोत्सुक्य जो आपके पास शब्द है, इस शब्द में सबसे पहले आप मुझे पहचान बताओ। इसमें जो पहचान है वो किसके ऊपर है, ह के ऊपर, और ह के ऊपर क्या है, औ की मात्रा। तो औ की मात्रा को हटाने के बाद शेष बचे हुए शब्द को ऐसे लिख दो, वहां तक का जहां तक का उसके ऊपर मात्रा थी। तो क्या हो जाएगा, महा, मह होगा, लेकिन मह कोई शब्द नहीं होता है, तो महा योग। अब आपको पता है कि आपका जो विकार रूप है, आपकी जो पहचान है वो औ की मात्रा, और औ की मात्रा कैसे बनती है, यहां पे देखो, इस म में जो स्वर है वो किसका है, अ का। इस ह में जो स्वर है वो किसका है, आ का। ठीक, तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ। आ किसके साथ योग करे कि औ मिले, आ योग किसके साथ करेगा, या तो ओ के साथ या फिर किसके साथ, औ के साथ। अब क्या होगा, तो दूसरे पद का पहला वर्ण या तो ओ होगा या औ होगा। तो यहां पे जो मूल शब्द, सॉरी, यहां पे जो शब्द है वो औत्सुक्य नहीं, शब्द औत्सुक्य नहीं होता, बल्कि शब्द क्या होता है, औत्सुक्य होता है। क्या होता है, औत्सुक्य। तो होगा महायोग औत्सुक्य, महायोग औत्सुक्य। कितना हो गया, तो देखो योग किया इसने औ से, और यहां पे क्या है, त आधा, फिर क्या है, सौ में स्वर किसका है, ऊ का, फिर क्या है, क आधा, फिर क्या है, य, और य में स्वर किसका है, औ का। तो दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो क्या है, औ, और पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ। ये आ जब औ से योग करेगा तो आपके पास क्या मिलेगा, औ मिलेगा। अब क्या होगा, इस म को अ का स्वर मिला तो ये हो गया म, इस ह को औ का स्वर मिला तो ये क्या हो गया, हौ। ठीक, उसके बाद ये त आधा है तो ये त आधा, 100 में ऊ का स्वर मिला तो ये हो गया सु। अब देखो ये क आधा है, य आधा है, य आधा इसको स्वर दे नहीं पाएगा, य औ से स्वर लेगा तो क आधा ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, महोत्सुक्य। समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें से भी आपने मूल शब्द को छांटना है और प्रत्यय को अलग करना है। ये तो इसका विग्रह था। अब देखो जो आपका शब्द था महोत्सुक्य, महोत्सुक्य जो शब्द था इसका आपने विग्रह किया, महायोग औत्सुक्य, महायोग औत्सुक्य। अब इसमें से आपने मूल शब्द को छांटना है, तो मूल शब्द यहां पे क्या होगा, उत्सुक, उत्सुक योग य। मतलब इसमें प्रत्यय क्या होगा, य होगा। इस य प्रत्यय की वजह से ये उ जो है ये औ में बदल जाएगा। इस य तद्धित प्रत्यय य की वजह से ये जो उ प्रत्यय में, इसके नियम पढ़ेंगे बाद में, इस य की वजह से ये उ क्या है, ये औ में बदल जाएगा। ये आधा तो हो गया, ये सु हो गया, और ये वाला मैंने बोला था ना, रौ तो रेफ हो गया था, सो आधा हो गया था, तो ये क आधा हो जाएगा, तो ये साथ में य, तो क्या होगा, औत्सुक्य। समझ आ रहे हैं। तो मूल शब्द क्या होगा, उत्सुक, और य आपका इसमें क्या होगा, प्रत्यय। समझ पा रहे हैं। इसमें देखो एक शब्द है मंत्रोषधि, इसमें एक शब्द है आपका मंत्रोषधि, मंत्रोषधि। ठीक, अब इसका जब आप विग्रह करोगे तो सबसे पहले इसकी पहचान, इसकी पहचान क्या है, औ की मात्रा, औ की मात्रा किसकी है, त्र के ऊपर। तो जिसके ऊपर पहचान है, जिसके ऊपर मात्रा है, उस मात्रा को हटाने के बाद जिसके ऊपर वह मात्रा लगी है वहां तक का पहला पद बना दो, तो क्या होगा, मंत्र। पहला पद क्या होगा, मंत्र, योग। अब इस मंत्र में देखो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ है। कैसे, यहां पे ये म है, इस म में स्वर किसका है, अंक का है। अब यहां पे क्या है, त, और त के बाद र, और र में स्वर किसका है, अ का। क्योंकि त्र जो है संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर त, र और अ, जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर हो। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, अ। किसके साथ योग करेगा, अ किसके साथ योग करे कि आपका ओ या औ मिले, या तो ओ के साथ या फिर औ के साथ। तो औषधि नहीं होता, बल्कि शब्द क्या होता है, औषधि। तो उसी से आप शुरू करते हुए शेष बचा हुआ शब्द लिख देंगे, औषधि। तो दूसरे पद का पहला वर्ण आपका क्या मिला, औ।
फिर आपका क्या है स में स्वर किसका है अ, फिर आपका क्या है ध, और ध में स्वर किसका है ई का। ठीक है, तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है औ, तो अ और औ के योग से आपको क्या मिलता है औ मिलता है। ठीक, अब क्या होगा, इस म में अंग का स्वर ये हो गया, त आधा है, र आधा है, त र और अ, इससे क्या बनता है त्र, लेकिन त्र अब देखना ध्यान सुनना, त तो आधा है और र को स्वर अब अ का नहीं औ का है, तो क्या होगा मंत्रो, क्या होगा मंत्रो, और स में अ का स्वर तो ये स होगा, और ध में ई का स्वर तो ये क्या होगा मंत्रो स। समझ गए। इसमें एक और शब्द है, देखो एक शब्द है आपका प्रौद्योगिक, एक शब्द है आपका प्रौद्योगिक। अब ये जो शब्द है आपका प्रौद्योगिक, इस प्रौद्योगिक शब्द का आपने क्या करना है विग्रह करना है। तो इसका जब विग्रह करोगे तो इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा प्रयोग औद्योगिक, प्रयोग औद्योगिक। ठीक है, बाकी देखो इस शब्द को औद्योगिक, ठीक है इसमें सिंगल मात्रा होगी, शब्द था इसमें देखो प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक। ठीक है, तो इसका जब विग्रह करोगे तो सबसे पहले इसमें जो पहचान मिल रही है वो पहचान जो है वो औ की मात्रा, और वो औ की मात्रा कहां दिखी आपको प्र, प्र के ऊपर, प के ऊपर नहीं प्र, प यहां पे क्या है आधा है और र यहां पे क्या है पूरा है, और उस र में किसका स्वर है औ का, तो ये क्या हो जाएगा प्र, प्र। ठीक, अब इस प्र को अगर आप तोड़ोगे तो प र और साथ में स्वर किसका औ का, तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया अ। योग किसके साथ करेगा, अब देखो आपके पास यहीं पे प के ऊपर र के ऊपर ही आपको औ का स्वर मिला है। औ का स्वर कैसे मिलता है, जब अ का योग ओ या औ से हो, तो औद्योगिक नहीं बल्कि यह शब्द क्या होता है औद्योगिक, औद्योगिक। तो ये योग किससे करेगा औ से, और यहाँ पे क्या है ध्य, और इसमें स्वर किसका है ओ का, फिर यहाँ पे क्या है ग, ग में स्वर किसका है ई का, फिर यहाँ पे क, और क में स्वर किसका है अ का। तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा औ। तो अ और औ के योग से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको औ मिलेगा। ये प आधा है, ये र, इस र में स्वर किसका औ का, तो ये क्या हो जाएगा प्र, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यो। ठीक है, और वहां पे गौ में इस ई का स्वर, तो ये क्या हो जाएगा क, तो ये क्या हो जाएगा प्रौद्योगिक। ठीक है, तो इसके बाद देखो अगली जो संधि होगी उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।